अस्सलाम वालेकुम। रगो पे में सनसनी फैलाती एक अछूती, अनोखी, दिलफरेब, दिलकश और बुरबहार कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। गाड़ी की विसल की आवाज़ से माहौल गूंज उठा। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर निगाह दौड़ाई। गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हो रही थी। बादलों की बदौलत काफ़ी हद तक अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हालांकि अभी सिर्फ दोपहर के 4 बजे थे। मैंने जिस्म पर मौजूद चादर को अच्छी तरह जिस्म के गिर्द लपेटा और बैग उठाकर दरवाजे की जानिब चल दिया। सईद आबाद का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ गाड़ियाँ मुख्तसर वक्त के लिए रुका करती थी, इसलिए स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर मैं ही था। स्टेशन पर कदम रखते ही माहौल बादलों की घिन गर्ज से गूंज उठा। इसके साथ ही तूफानी बारिश का आगाज हो गया। मैं भागकर रेलवे स्टेशन की इमारत से बाहर निकलता चला गया। सईद आबाद एक पहाड़ी हिल स्टेशन का दर्जा रखता था। सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ सईद आबाद हमेशा से मेरी यादों का मरकज रहा है, क्योंकि ये मेरी होने वाली मंगेतर का गांव था। नैन तारा, जिसे मैंने पिछले 8 सालों के दौरान नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मेरी सोचों का मरकज वही रही थी। ओए, मुझे दरख्तों के झुंड के दरमियान से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर दरख्तों की जानिब देखा। घोड़े गाड़ी पर बैठा कोचवान चिल्ला कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था। बारिश का मजीद तूफान तेजी से बढ़ने लगा। मेरे कपड़े और चादर पानी से शराबूर थे। मैंने चमड़े के बैग को संभाला और दौड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी के अंदर जा बैठा। यहाँ इत्मीनान और आफियत का वो आलम मौजूद था जैसा कि मुझे नैन तारा के मुतल्लिक सोचते हुए महसूस होता था। कोचवान ने मुस्कुराते हुए मेरे भीगते हुए वजूद की जानिब देखा, फिर सवालिया लहजे में पूछा, यकीनन तुमने सईद आबाद जाना होगा, यहाँ से करीब तरीन गाँव में है। मैंने सर हिलाया और भीगी हुई चादर को उतारकर एक जानिब रखे हुए चमड़े के बैग पर फैला दिया। कोचवान ने घोड़ा गाड़ी की बाग खींची। घोड़ा हिनहिनाते हुए सड़क की जानिब चल पड़ा। मुझे 1 हफ्ता पहले की वो मुलाकात याद आने लगी। वालिद साहब बिस्तरे मर्ग पर मौजूद थे और उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मेरे बच्चे, सईद आबाद में तुम्हारी फूफी रहती हैं। मेरे मरने के बाद वहीं चले जाना। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि नैन तारा बचपन से तुम्हारे साथ मंसूब कर दी गई थी। मुझे यकीन है कि ताहिरा को अपना वादा नहीं भूला होगा। इसके अलावा तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में भी तुम्हारी मदद करेगी। ताहिरा के शौहर की गांव से कुछ दूर करियाने की दुकान है। दुकान बहुत चलती है, इसलिए उनकी गुजर बसर भी अच्छी हो रही है। करीब ही कहीं तड़ाक की आवाज़ के साथ बिजली गिरी और मैं चौंक कर हकीकत की दुनिया में वापस आ गया। घोड़ा गाड़ी पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुकी थी और सोचों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो चला। वालिद साहब की मौत के बाद मेरे लिए 2 रास्ते बाकी थे, मामू के पास कुवैत जाने का रास्ता या फिर अपनी सोचों के महवर नैन तारा के पास जाने का हमेशा का रास्ता। ये वो रास्ता था जहाँ जाने के लिए मैं हमेशा से बेकरार था। वालिद साहब के सोएम के बाद मैंने मामू को ख़त लिखा और अपने आने के मुतल्लिक आगाही दी। तब उनका मोहब्बत भरा जवाब मौसूल हुआ, जिसका खुलासा यूँ था, बेटे, मैं तुम्हारी आमद का मुंतज़िर हूँ। अगर माली पैसे की ज़रूरत हो तो अगले ख़त में लिख देना, मैं रकम भिजवा दूँगा। मुझे रकम की ज़रूरत नहीं थी। वालिद साहब का बनाया हुआ घर औने पौने दामों बेचने के बाद मेरी जेब नोटों के बोझ से दोहरी हुई चली जा रही थी। अब दिल में एक ही ख्वाहिश बची थी, नैन तारा से मिलने की और फूफी से तफसीली बातचीत। मैं नैन तारा को अपनाने से पहले अपने अच्छे मुस्तकबिल का आगाज़ कर देना चाहता था। मेरी सईद आबाद आमद का मकसद भी यही था कि मैं फूफी को पुराना वादा याद दिलाकर इस वादे को हतमी सूरत देना चाहता था, ताकि मुतमईन होकर दियारे गैर में अपने मुस्तकबिल का आगाज़ कर सकूं। घोड़ा गाड़ी झटके के साथ रुक गई। गांव करीब आ चुका था और हैरत की बात यह थी कि घोड़ा गाड़ी फूफा की सदियों पुरानी किराने की दुकान के बिल्कुल सामने रुकी थी। दुकान की हालत में रत्ती बराबर भी तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी, वैसे की वैसी थी जैसे 8 साल पहले थी। मुझे फूफा की सोच के मुतल्लिक सोचते हुए हंसी आ गई। उनका हमेशा से यही कहना था, जब भैंस अच्छा खासा दूध दे रही हो तब उसे सजाने संवारने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़िया हो सकता है, आपके मुनाफे में इजाफे का बायस नहीं बन सकता। उनकी किराए की दुकान का मालिक गांव का जागीरदार था, इसलिए फूफा की सोच के मुताबिक किराए की दुकान पर पैसा लगाना वक्त और पैसे के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं था।
इसलिए सोच के लिहाज से उनकी दुकान में तब्दीली नहीं हुई थी। दुकान के बाहर 2-3 ग्राहक मौजूद थे। उनके फारिग होने के बाद फूफा ने नजर उठाकर सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखा। दुकान में तब्दीली भले ना आई हो, लेकिन इन 8 सालों के दौरान मेरे वजूद में नुमायां तब्दीली आई थी। कद काट निकल आया था। चेहरे की मासूमियत के बजाय संजीदगी और बुर्दबारी ने जगह ले ली थी। चेहरे के खतूत भी तकरीबन तब्दील हो चुके थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें नमूदार हुई। फिर उन लकीरों की जगह फिक्र अंगेज लकीरें आ गई और वो सपाट लहजे में बोले, मैं नौकर को तुम्हारे साथ कर देता हूँ, वो तुम्हें घर ले जाएगा। उनकी सर्द मोहरी ने मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिनकी तवक्को में मैं अपना घर बार बेचकर इस छोटे से पहाड़ी गांव की जानिब खिंचा चला आया था। मुझे अपने इस कदम पर नदामत महसूस होने लगी और मैं बोझल कदमों के साथ उस नौकर के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। फूफी का घर गांव के पास सरसब्ज खेतों के पास बना था। बचपन में मैं नैन तारा के साथ तमाम दिन इन खेतों में आंख मचोली खेला करता था। वो गंदम की फसल के दरमियान छुप जाया करती और मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहता था। अक्सर ढूंढ लेता, लेकिन ज़्यादातर नाकामी मेरे हिस्से में आती। घर का दरवाज़ा फूफी ने खोला। कुछ देर टिकटिकी बांधे मेरी जानिब देखती रही। फिर चेहरे पर तब्दीली वाक़या हुई। हैरत और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर बेख्तियार फूफी मेरे साथ लिपटती चली गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो प्यार से बोली, नासिर मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्लो सूरत भाई साहब से बहुत मुशाबियत रखती है। पहली नज़र में मुझे यूं गुमान हुआ जैसे मेरे भाई मेरे सामने खड़े हों। आओ अंदर आ जाओ, उन्होंने रास्ता छोड़ते हुए कहा और मैं बेचैन कदमों के साथ घर में दाखिल हो गया। कमरे में बिठाने के बाद फूफी मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने बावर्ची खाने की जानिब चल दी। बारिश का जोर टूट चुका था, लेकिन बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। कमरे के दाखिल होने के बाद से अब तक न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई घूर घूर कर देख रहा हो। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरा मुख्तसर सामान से मुज़य्यन था। ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी और छती पर स्टील के बर्तनों के अलावा गुलदान और तिब्बत पाउडर वगैरह रखे थे। एक कोने में चारपाई धरी हुई थी जिस पर चादर बिछी थी। अचानक मेरी निगाह दरवाजे की जानिब उठी और मैंने उसे पीछे हटते हुए देख लिया। वो नैन तारा थी या फिर घर की कोई मुलाजमा, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया, लेकिन बहरहाल वहाँ कोई मौजूद ज़रूर था, लेकिन अब नहीं था। मैं फुर्ती के साथ उठकर दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। फिर मैंने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। जनाना कपड़ों की सरसराहट सुनकर मेरे लबों पर खफीफ मुस्कुराहट फैलने लगी और मैंने झटके के साथ दरवाजे का चौपट खोल दिया। वो दरवाजे के सामने खड़ी हैरत भरी नज़रों से मेरी जानिब देख रही थी। बेइंतहा खूबसूरत, आंखें झील की मानिंद और होंठ सीप की पुतली काविशों की तरह। मैं सब कुछ भूल भाल कर टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। ये मेरी निगाहों की तपश से घबराकर उसने जिस्म पर मौजूद चादर को दुरुस्त किया। फिर किसी हिरनी की मानिंद कलांचे भरती हुई सामने कमरों की जानिब भागती चली गई। फूफी बावर्ची खाने से निकलकर कमरे की जानिब आ रही थी। वो उजलत में भागते हुए उन्हें नहीं देख पाई और टकरा कर ज़मीन पर गिरते गिरते बची। फुप्पी ने जिन जलाए हुए लहजे में उसे बुरा भला कहा। फिर जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तब वो मुस्कुराते हुए मेरी जानिब चली आईं और मैंने खेज लहजे में हम कलाम हुई। वो नैन तारा है तुम्हारी मंगेतर, बचपन से तुम्हारे नाम के साथ मंसूब। मुझे यकीन है कि भाई साहब ने तुम्हें नैन तारा के मुतल्लिक बताया होगा। अगर नहीं तो कान खोल कर सुन लो। मैं जल्द अज जल्द इस फ़र्ज से सबकदोश होना चाहती हूँ। अगर कोई एतराज़ हो तो रात को अपने फूफा के सामने बयान कर देना। बसूरत दीगर मैं बंधन मानने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा। फिर दोबारा कहने लगी, तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया है, नहा धोकर सफ़र की थकन उतार लो। 6 बजने वाले हैं। ये तुम्हारे फूफा रात को 8 बजे तक दुकान बंद करके चले आते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक सोचने के लिए इतना वक्त काफ़ी है। मेरी ज़ुबान जैसे गुंग हो गई, इसलिए जवाब नहीं दे पाया और खामोशी के साथ गुस्ल खाने की जानिब चल पड़ा। रात के खाने पर फूफी और फूफा के अलावा नैन तारा भी थी। खाना इंतहाई खामोशी के साथ खाया गया। कमरे में अजब किस्म की बेचैनी का दौर दौरा था। फूफा का सर्द मोहराना रवैया अब भी बरकरार था। उन्होंने सिवाय वालिद साहब की वफात पर ताज़ियत के तासुफ और अफसोस करने के अलावा मज़ीद बातचीत से परहेज़ किया। खाना ख़त्म होने के बाद फूफी ने सर के इशारे से नैन तारा को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और ख़ुद बर्तन समेटने लगी। नैन तारा ने शरारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर इठलाते हुए कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। तब फूफी बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ नैन तारा के मुतल्लिक। फूफा ने जेब में से बीड़ी और माचिस निकाली। फिर बीड़ी सुलगाते हुए सपाट लहजे में बोले, आज दुकान में काम बहुत ज़्यादा था।
मेरा जिस्म थक कर चकनाचूर हो चुका है। इस वक्त किसी भी गंभीर मौजू पर बात करने का इरादा नहीं। फिर कभी सही। उन्होंने बातचीत ख़त्म की और उठकर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने शर्मिंदा निगाहों से फूफी की जानिब देखा। उनके चेहरे पर भी अजीब शर्मिंदगी सी थी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे फूफा तमाम दिन काम की बदौलत थक जाते हैं। मुझसे गलती हुई, इस वक्त ये मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। बहरहाल जुमे को बात करूंगी। जुमे वाले दिन दुकान बंद रहती है और तुम्हारे फूफा तमाम दिन घर पर होते हैं। यूं बातचीत होते होते रह गई। दूसरे दिन फूफा के दुकान के जाने के बाद फूफी भी बुर्का पहनकर सौदा सल्फ लेने बाजार चली गई। मैं उनके इरादों से बखूबी बाखबर था। उन्होंने ऐसा करके हम दोनों को तन्हाई में बातचीत करने का मौका दिया था ताकि हम मुस्तकबिल के मुतालिक बातचीत कर सकें। नैन तारा छत पर कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। मौका अच्छा था। मैं भी छत पर जा पहुंचा। चारदीवारी के दूसरी जानिब सरसब्ज खेतों का लामतनाही सिलसिला फैला था। ईंटों के भुट्टों से स्याह धुआं निकलकर आसमान की वसअतों में तहलील हो रहा था। खेतों से कुछ हटकर दरख्तों का वो झुंड मौजूद था जहां बचपन में नैन तारा छुप जाया करती थी, फिर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद दिखाई नहीं देती थी। मैंने नैन तारा की जानिब देखते हुए कहा, मुझे बचपन के दिन आज तक नहीं भूल पाए। कितने खूबसूरत और बेफिक्री के दिन थे। तुम्हारा अचानक छुप जाना और फिर आ जाना, मेरा खेतों में भागते फिरना, क्या तुम उन दिनों को याद करती हो या फिर भूल गई हो? नैन तारा के चेहरे पर एकदम उदासी फैल गई। फिर वो परेशान लहजे में बोली, अब्बा जान मेरी बातचीत जागीरदार के लड़के के साथ तय कर चुके हैं। अम्मी को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मैंने छुपकर जागीरदार और अब्बा जान की बातचीत सुन ली है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मेरे या फिर अम्मी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर में हमेशा से वही होता रहा है जो अब्बा जान चाहते हैं। मैं हक्का बक्का उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर हड़बड़ा कर बोला, मैं फूफा के रवैये को देखकर कुछ अंदाज़ा लगा चुका हूँ, लेकिन बातचीत करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। इसके अलावा मैं तुम्हारे इरादों से भी बेखबर था, इसलिए भी मैंने बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। अब मेरा ख्याल है मुझे खुलकर बातचीत करनी चाहिए। मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता। नैन तारा ने जवाब दिए बगैर सर झुका लिया। फिर जुमा आ गया। हस्बे दस्तूर रात का खाना खाने के बाद फूफी ने मौजू छेड़ने के लिए लफ्ज़ों का इंतखाब किया और गंभीर लहजे में बोली, मैं नैन तारा के मुतल्लिक बात करना चाहती हूँ। फूफा बीड़ी सुलगाते हुए बोले, बात तो मैंने भी करनी है और फिर अजीब इत्तेफाक है कि बात का मौजू नैन तारा ही है। मैं जल्द अज जल्द अपने फ़र्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। वो 3 रिश्ते मेरी निगाहों में हैं, लेकिन अगर वो बातचीत आगे बढ़ाते तब बात बनती। जागीरदार का लड़का BA पास कर चुका है। जागीरदार बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा है। मैं हाँ ना में टालता रहा, लेकिन अब टालना मुमकिन नहीं। वो कहता है कि अगर रिश्ता नहीं दिया तब दुकान खाली कर दो। तुम खुद सोचो, अगर दुकान नहीं खोली तब हम खाएं पिएंगे कहाँ से? इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कम व बेश 25,000 रुपये का जागीरदार का मैं मकरूज हूँ। वो रिश्ता ना देने के बाद पैसों का मुतालबा करेगा कि कर्ज फौरी तौर पर वापस करो तो मैं लुट जाऊँगा। इसलिए मैंने कल रात हाँ कर दी। मुझे अपने सर पर पहाड़ टूटता महसूस हुआ। मेरी मोहब्बत कारोबार की भेंट चल रही थी। मेरी जेब में लगभग 15,000 रुपये की रकम मौजूद थी। मैं फूफा को दे सकता था, लेकिन उनकी जद्दी पुश्ती दुकान को जागीरदार की भेंट चढ़ने से रोकना मेरे इख्तियार से बाहर था। फूफी के चेहरे पर जलजले के आसार नुमाया थे। कमरे के दरवाजे के पीछे नैन तारा भी शायद पत्थर के बुत की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। कमरा गंभीर खामोशी की लपेट में था। फूफा ने दोबारा खामोशी को तोड़ा और इस दफ़ा मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, मुझे मालूम है कि ऐसा करना तुम्हारे साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। दुकान छोड़ना मेरे इख्तियार से बाहर है। नैन तारा बचपन में ही तुम्हारे नाम के साथ मंसूब कर दी गई। बस अब बात को ख़त्म करना नाइंसाफ़ी वाली बात है, लेकिन मैं अपनी मजबूरियां तुम्हारे सामने बयान कर चुका हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ किसी किस्म की रंजिश है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। फूफा ने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मैंने बेख्तियार उनके दोनों हाथों को थाम लिया। फिर भर्राए हुए लहजे में बोला, आप मेरे वालिदैन की जगह हैं और वालिदैन को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कर सकें। हाथ जोड़ना उन्हें जेब नहीं देता। मैंने जेब में हाथ डाला और 15,000 रुपये की वो रकम जो मकान बेचने के बाद दस्तयाब हुई थी मैंने निकाल कर फूफा के सामने रख दी। फिर कहने लगा, ये मेरे किसी काम की नहीं, आप रख लें, नैन तारा के ब्याह में काम आएगी। रही बात बचपन की बातचीत की, तो अगर खुदा को ये रिश्ता मंजूर नहीं तब मैं और आप भला क्या कर सकते हैं। मामू मुझे कुवैत बुला रहे हैं और उनका इसरार है कि जल्द अज जल्द कुवैत चलाऊँ। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कल ही वापस शहर जाना चाहता हूँ
कहीं इस रास्ते में भी कोई रुकावट पैदा न हो जाए। फूफी मेरे साथ लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजे के पीछे कपड़ों की खफीफ सरसराहट पैदा हुई, फिर साया सा दूर जाता महसूस हुआ। मैंने अपने इर्द गिर्द तन्हाई के साये उमड़ते महसूस किए और मैं उमड़ कर अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन दोपहर को फूफा और फूफी छोटे से रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। गाड़ी स्टेशन की जानिब आ रही थी। फूफी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, वो अपनी भाई से किया हुआ वादा पूरा न कर सकी, और फूफा के चेहरे पर बेबसी और लाचारियत के नकूश नुमाया थे। वो ऐसा ना करने के बावजूद कर रहे थे, लेकिन मुझे अगर फिक्र थी तो सिर्फ नैनतारा की। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया पिया था। पत्थर के बुत की मानिंद अपने कमरे में लेटी थी। उसकी हिरन की मानिंद गलाफी आंखें खुली तो थी, लेकिन उनमें किसी किस्म का तासुर नहीं था। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। मैंने अपना मुख्तसर सामान संभाला और सीट पर बैठ गया। फूफा ने एक दफ़ा फिर मेरे साथ माजरत की। मैंने उन्हें दिलासा दिया। गाड़ी ने विसल दी और प्लेटफार्म को छोड़ दिया। इसके साथ ही मेरी आंखों में मौजूद जब्त का बंधन टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वालिद की वफात के बाद आज मैं दूसरी दफ़ा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। सब कुछ खो गया, सब कुछ लुट गया था। बहरहाल मैं शहर कैसे पहुंचा मुझे मालूम नहीं। स्टेशन के पास मेरे दोस्त का एक क्वार्टर था। मकान फरोख्त करने के बाद मैं कुछ दिन उसके साथ रहा था। वो गैर शादीशुदा था। उसने मुझे खुश आमदीद कहा, बल्कि ये खुशखबरी सुनाई कि वो मेरे लिए रेलवे के महकमे में नौकरी का बंदोबस्त कर चुका है। मुझे अब इन बातों में ख़ास दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन मोहताज बनकर रहना भी कबूल नहीं था। सो दूसरे दिन कागजात के हमरा दफ्तर जा पहुंचा। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, उन दिनों नौकरी मिलना कोई दुश्वार नहीं था, इसलिए जल्द ही मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। मैंने फूफी को मुख्तसर ख़त लिखा, जिसमें अपनी नौकरी मिलने के अलावा क्वार्टर मिलने की इतला भी दी, ताकि नैनतारा के मुतल्लिक इतलात मिलती रहें। लेकिन ख़त का जवाब नहीं मिला और मैं सब कुछ भुलाने की जिद्दोजहद में काम में मसरूफ़ हो गया। 1 महीना यूं ही गुजर गया। नैनतारा को भुलाना आसान नहीं था। मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता, वो इतना ही शिद्दत के साथ मुझे याद आती। एक दिन मैं दफ्तर में काम ख़त्म करके थका हारा घर जाने के लिए निकलने वाला था कि डाकिया कमरे में दाखिल हुआ और चिट्ठी मेरे हाथ में थमाकर बाहर निकल गया। मैंने हैरत भरी निगाहों से भेजने वाले का नाम पढ़ा। वहाँ फूफा का नाम लिखा था। कांपते हाथों के साथ मैंने ख़त पढ़ना शुरू किया। ज़ब्त के मुख्तसर मजमून में सिर्फ इतना लिखा था कि तुम्हारे जाने के बाद से अब तक नैनतारा की तबीयत संभल नहीं पाई। शायद ऐसा मेरे गलत फैसले की बिना पर हुआ है। तुम फ़ौरन सईदाबाद आने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में तुम्हें करीब आकर नैनतारा की तबीयत संभल जाएगी। तुम्हारी फूफी का भी यही ख्याल है। मैंने हैरत भरी निगाहों से ख़त का मजमून पढ़ा, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर मेज़ पर रखी और घर की जानिब चल पड़ा। मैंने मुख्तसर सामान चेक किया और दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर सईदाबाद का रुख किया। एक दफ़ा फिर उम्मीद का चिराग जल उठा था। नैनतारा की शादी नहीं हो पाई थी और फूफा का ख़त मुझे लिखना मेरे हक़ में जाता था। सोचों के हजूम के दौरान सफ़र जल्दी गुजर गया। जब मैंने सईदाबाद के स्टेशन पर कदम रखा, तब इस दफ़ा फूफा और फूफी को अपना मुंतज़िर पाया। स्टेशन से बाहर घोड़ा गाड़ी मौजूद थी। सामान घोड़ा गाड़ी में रखने के बाद हम घर की जानिब चल पड़े। सईदाबाद तक का सफ़र खामोशी के साथ तय हुआ। घर में दाखिल होने के बाद मैंने बेताब निगाहों के साथ नैनतारा के कमरे का रुख किया। नैनतारा पलंग पर लेटी थी। उसकी आंखें चौपट खुली हुई थी और जिस्म सूख कर कांटा हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुझे देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। फूफा और फूफू की आंखों में ताज्जुब का आंसर था। नैनतारा ने मेरे लिए चाय बनाई और हम खुश गपियों में मसरूफ़ हो गए। मैंने उन्हें अपनी नौकरी के मुतालिक बताया। क्वार्टर मिलने की खुशखबरी सुनाई। मुझे यकीन था कि अब फूफा के सर से जागीरदार का भूत उतर चुका होगा। शायद मुनासिब मौका देखकर वो खुद ही मेरे साथ बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन उन्होंने इस मौजू पर बिल्कुल बातचीत नहीं की। नैनतारा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। तीसरे दिन रात को खाने के बाद फूफा ने बात का आगाज कुछ यूं किया। आज जागीरदार दुकान पर आया था। वो अब जल्द अज जल्द शादी का तकाजा कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हमारी तैयारियां ना होने के बराबर हैं। फिर मेरे ख्याल के मुताबिक नैनतारा अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकी। जागीरदार का इसरार है कि 1-2 दिन के अंदर उसे तारीख दी जाए। मेरे ख्याल में मैं उसके इसरार के सामने मजीद नहीं रुक पाऊंगा। तारीख आज की हो या फिर कल की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ब्याह तो करना ही है। सो कल मैं उसे जवाब दे दूंगा। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। कारोबार का तकाजा अभी भी मेरी मोहब्बत के दरमियान हायल था। मैं दोबारा ज़िंदगी से बदजन हो गया। रात मैंने कुड़ते हुए गुजार दी और सुबह मुंह अंधेरे सामान पैक करके स्टेशन की जानिब चल पड़ा। फूफी के नाम एक मुख्तसर तहरीर छोड़ दी।
कि मुझे अचानक ही दफ्तर वालों की जानिब से तार मौसूल हुआ है, जिसकी बदौलत मुझे बताए बगैर जाना पड़ रहा है। आज फिर आसमान बादलों से भरा था और बूंदाबांदी का आगाज था। स्टेशन की मुख्तसर इमारत हस्बे मामूल सुनसान पड़ी थी। मैं बेंच पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। बूंदाबांदी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। दूर कहीं तड़ाक की आवाज़ के साथ बिजली गिरी, फिर इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने लाइनों की जानिब देखा। पहाड़ों के पास गाड़ी की रोशनियां दिखाई दे रही थी। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। स्याह बिरके में लिपटी एक लड़की स्टेशन की इमारत से निकलकर मेरी जानिब आ रही थी। घंटे की आवाज़ सुनाई दी, इसके साथ ही सिग्नल डाउन हो गया। लड़की मेरे करीब पहुंचकर रुक गई। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। मुझे उसका यूं मेरे पास खड़े होना समझ नहीं आया। उसने झटके के साथ अपने चेहरे से बुर्का उतार दिया। मैं सख्ते की सूरत में अपने सामने खड़ी नैन तारा को देखने लगा। मेरी जुबान जैसे चिपक गई। ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो गई। उसके शोर की आवाज़ से मैं हड़बड़ाकर हकीकत की दुनिया में वापस आ गया। नैन तारा किसी पत्थर की मूर्ति की मानंद मेरे सामने खड़ी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सांस भी न ले रही हो। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी। गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल होकर रुक गई। मुसाफिरों का शोर सुनाई देने लगा। मेरे हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, नैन तारा तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, मैं आपके साथ जाने आई हूँ। मैं अब्बा की खुदगर्जी की भेंट नहीं चढ़ सकती। अपनी दुकान को बचाने के लिए वो अपनी इकलौती बेटी को दांव पर नहीं लगा सकते। तब मैं भला क्यों उनकी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दूं? आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। आप जैसा रखेंगे मैं खुशी खुशी आपके साथ रहूंगी। जैसे भी हालात हों गुजारा करूंगी। लेकिन फूफा और फूफी मेरे मुतालिक गलत राय कायम करेंगे नैन तारा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम वापस चली जाओ। मैं फूफा की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। अपने मफाद की खातिर दूसरों की खुशियों को कुर्बान करना मेरा शेवा नहीं। मैं उन्हें सदमा नहीं देना चाहता, उन्हें दुख नहीं देना चाहता। गाड़ी ने चलने की विसल दी। तब नैन तारा हड़बड़ा कर बोली, गाड़ी चलने वाली है, देर न करें। रही अब्बा और अम्मा की बात, तो मैं वहाँ अपना हमजाद छोड़ आई हूँ। उन्हें मेरे भागने के मुतालिक रत्ती बराबर भी शक नहीं होगा। मैंने हैरत भरी नज़रों से नैन तारा की तरफ देखा, लेकिन उसने मुझे हाथ से थाम लिया। फिर खींचते हुए ट्रेन की जानब चल पड़ी। अब मजीद सब्र करना मेरे इख्तियार से बाहर था। मैंने भागते हुए नैन तारा का साथ देने की ही बेहतरी जानी। एक हफ्ते के बाद फूफा का तार मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था, बेटा तुम्हारे खामोशी से चले जाने के बाद नैन तारा की तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। हमने बेशुमार हकीमों से इलाज करवाया। साथ वाले गांव में मौजूद डॉक्टर से भी रुजू किया, लेकिन बात न बन सकी। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस्म में खून बनाने वाले खुलियों की मिकदार बहुत तेज़ी के साथ कम पड़ती जा रही है। लड़की को फ़ौरन शहर ले जाया जाए। लेकिन शहर जाने से पहले ही नैन तारा ने दम तोड़ दिया। कल उसका सोयम है, हो सके तो गांव का चक्कर लगा लेना। तुम्हारी फूफी की तबीयत भी ख़राब है। मैंने तार को पढ़ने के बाद एक जानिब रख दिया और मुतमईन निगाहों से दुल्हन बनी नैन तारा की तरफ देखने लगा और इत्मीनान का सांस लेने के बाद कमरे का दरवाज़ा मजबूती के साथ बंद कर दिया। दूसरी तरफ गांव में नैन तारा का मुर्दा जिस्म गांव वाले दफनाने जा रहे थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।